Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. ठीक है बच्चा? Now, France become a constitutional monarchy. अब हम देखेंगे फ्रांस कैसे constitutional monarchy बनी. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, which main object was to limit the power of the monarch. ठीक है, एज यू नो दैट कि नेशनल असेंबली का जो ड्राफ्ट था वो कंप्लीट हो गया 1791 में. आपको ये याद होना चाहिए कि नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट करा 1791 ने, जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि मोनार्क की पावर को क्या कर सके, लिमिट कर सके. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मेन पावर, मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. तो वो क्या था कि वो मोनार्क की पावर को क्या कर सके, लिमिट कर सके. The power were now separate and assigned to different institutions, the legislature, executive and the judiciary, which made France a constitutional monarchy. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो पावर्स था उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट को उनके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया पावर्स को. अब पावर्स एक हाथ में नहीं थी. ठीक है, अब पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, जो कि उनने बोला था ना, एक फिलोसफर में जिनने जो बोला था उसके ही अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के अंदर क्या कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया. विच मेड फ्रांस आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसने क्या किया, फ्रांस को अब मोनार्की की जगह क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया. The Constitution of 1791 gave the power of the making law in the hand of the National Assembly, which was indirectly elected. और साथ के साथ में ठीक है, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल बन गया था और पावर जो है उनको भी डिवाइड कर दिया था. साथ के साथ में 1791 में ये बोला गया कि गेव दी पावर, अब ये जो लॉ बनाने की पावर है, ठीक है, जो लॉ बनाने की पावर थी वो किसको दे दी गई, नेशनल असेंबली को दे दी गई, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. मतलब उनको इलेक्शन के थ्रू करके नहीं बनाया गया था, वो जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट किया था, तो वो उसी मेंबर, मतलब उसी कमिटी के मेंबर कहलाए नेशनल असेंबली के. एंड देन उनके हाथ में ये पावर दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन. एंड देन जो नेशनल असेंबली थी, बाद में क्या हुआ आपका कि एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल करके इलेक्ट किया गया, जो कि एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा क्या किया गया था, चूज किया गया था. ठीक है, एक्टिव सिटीजन जो थे वो क्या करे, उनके पास राइट था वोट करने का, उन्होंने वोट किया और उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को क्या किया, इलेक्ट किया, चूज किया. ठीक है, एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the labor's wages. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक्टिव सिटीजन के अंदर कौन कौन आता है. एक तो सबसे पहली बात कि विमेन तो आती ही नहीं है, तो मेन ही आएंगे. ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ओनली मेन, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, और वो इतना कितना टैक्स पे करें, कम से कम एटलीस्ट उनकी पेमेंट इतनी होनी चाहिए कि वो इतना टैक्सेस 3 डे का लेबर वेजेस के करीब टैक्स क्या कर सके, पे कर सके. तो ये जो 3 कंडीशन है, एक तो आप मैन होना चाहिए, विमेन को तो अलाउ ही नहीं है, सेकेंड चीज 25 ईयर्स की होनी चाहिए, और साथ के साथ में आप इतना टैक्स पे कर सको, कितना कि जो 3 मतलब है ना, बोले किसी लेबर की वेजेस की जो 3 दिन की तनख्वाह होती है ना, उतना. ठीक है, अगर ये आपकी क्वालिटी है तो आप एक्टिव मेंबर के अंदर काउंट होते हो, और अगर आप एक्टिव मेंबर हो तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो और आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. The remaining men and all women were classed as passive citizen who had no voting right. अब बाकी के जो लोग बचते हैं ना, वो पैसिव सिटीजन के अंदर आते हैं. आपसे पूछ सकते हैं एक्टिव सिटीजन कौन कौन होता है और पैसिव सिटीजन कौन होता है. ठीक है, तो जो पैसिव सिटीजन होते हैं वो अब इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं जिनको वोटिंग राइट दिया ही नहीं गया था. ओके बच्चा,